नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 892 नए संक्रमित मिले हैं और 43 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4006 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 203, हरिद्वार में 112, नैनीताल में 127, पिथौरागढ़ में 51, टिहरी में 46, चमोली में 54, अल्मोड़ा में 96, पौड़ी में 44, रुद्रप्रयाग में 33, उधमसिंह नगर में 76, उत्तरकाशी में 12, बागेश्वर में 15 और चंपावत जिले में 23 संक्रमित मिले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जबकि गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट कानून और शांति व्यवस्था बनाने, न्याय और सुदृढ़ संस्थानों के विकास के आधार पर जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड 86 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। इस उपलब्धि पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सूचकांक में शीर्ष पर आना उत्तराखंड और उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात है। बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि वो सोमवार से फार्मा कंपनियों की पोल खोलेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि दवा ही नहीं, टेस्ट और कॉरपोरेशन माफिया भी है जो मरीजों को लूट रहे हैं। अपने योग शिविर में साधकों को योगासन कराते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि उनकी लड़ाई गलत काम करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जेनेरिक दवाओं की लिस्ट डालेंगे जो मात्र 2 रुपये की बिकती है, वहीं ब्रांडेड कंपनियों की वही दवाई कई गुना महंगी बिकती है। बाबा रामदेव के खिलाफ विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम की दवा बाजार में उतारने के खिलाफ आईएमए उत्तराखंड ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के अनुसार ये सभी एलोपैथिक नाम हैं, बाबा को इनका आयुर्वेदिक नाम बताना चाहिए। साथ ही ये सभी केमिकल हैं, तो रामदेव बताएं कि उन्होंने दवा कैसे बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पतंजलि का ड्रग लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। आईएमए उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि कोरोना किट में कोरोनिल दिए जाने का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर वो आयुर्वेदिक दवा है तो एलोपैथिक दवाओं के साथ कैसे दी जा सकती है। एम्स की ब्रेक थ्रू स्टडी के मुताबिक वैक्सीन का टीका लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई है। वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो भी जाता है तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स ने यह अध्ययन अप्रैल से मई के बीच किया। इस दौरान देश में कोरोना की लहर अपने शिखर पर थी और प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। एम्स की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी उन लोगों को कोरोना का संक्रमण तो हुआ, लेकिन कोविड से उनकी मौत नहीं हुई। 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए एक अहम खबर है कि सरकार ने देश में बिना ISI मानक वाले हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इस तरह के हेलमेट बेचने और खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और अनेक संगठनों ने 2 पहिया वाहन चलाने और सवारों के लिए ISI मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देश में सड़क दुर्घटना के कारण सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 3% का नुकसान हो जाता है और ये कदम निश्चित रूप से इस नुकसान को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी, जिस पर DCGI ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम को मंजूरी दे दी है। DCGI की मंजूरी मिलने के बाद सीरम भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण कर सकेगा। DCGI ने सीरम को स्पुतनिक वी के एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के साथ निर्माण की इजाज़त दी है। गुजरात सरकार ने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को 15 जून से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधेयक को लागू करने का निर्णय ले लिया है। 15 जून को ये विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक को राज्य विधानसभा ने 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया था और इसे गुजरात में के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में मंजूरी भी दे दी थी। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा परिषद की इस परियोजना को अनुमति दी है। आपको बता दें कि डीएसी खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। भारतीय नौसेना के जलीय सर्वेक्षण पोत्र INS संध्याक को 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद शुक्रवार को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत ने देश के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में करीब 200 बड़े जलीय सर्वेक्षण और अनेक छोटे सर्वेक्षण भी किए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित एक सादे और संक्षिप्त समारोह में जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में सूर्यास्त के समय पोर्ट से राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना की पताका को नीचे उतारा गया। तो देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए, और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।